दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। आज मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हूं। आप सभी को मालूम है कि उत्तर प्रदेश में अगले साल या फिर नवंबर दिसंबर में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। चुनावी सरगर्मियां काफ़ी तेज़ हो चुकी हैं। इन तमाम मुद्दों पर, चुनावों के मुद्दे पर कैसी राजनीति उत्तर प्रदेश में चल रही है, बहुजनों की राजनीति खास तौर से कैसी चल रही है, इस पर आज हम बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार, तेज तर्रार पत्रकार नीरज पटेल जी। नीरज जी बहुत स्वागत आपका। शुक्रिया। कैसे हैं आप? बस बहुत अच्छा। बड़ा चुनाव आने वाला है, पूरे देश की नज़रें यूपी के चुनाव पर हैं। इस चुनाव के बारे में आप पहली प्रतिक्रिया क्या देंगे? देखिए, पंचायत चुनाव नहीं करवाए गए, प्रधान के चुनाव नहीं हुए, बीडीसी के नहीं हुए, यानी जो पंचायत चुनाव नहीं हुए हैं वो ये साफ साफ बताता है कि सरकार डरी हुई है और उसको ये लगता था कि पंचायत चुनाव में जो उनके बीच में झगड़े होंगे या पंचायत चुनाव में जो वो सत्ता संसाधनों का दुरुपयोग करेंगे उसका इम्पैक्ट विधानसभा चुनाव में आएगा। तो मैं चूँकि ब्यूरोक्रेसी के टच में रहता हूँ, पंचायत विभाग में से लेके शासन में बहुत सारे लोग हैं मेरे, मैं लगभग क्लियर था 1 साल पहले कि चुनाव नहीं होगा। ओम प्रकाश राजभर बोल रहे थे जरूर, लेकिन मैं क्लियर था कि नहीं होगा। इससे एक बात और की तरफ इंगित होता है कि सरकार डरी हुई तो है, लेकिन इस डर की वजह से पंचायत चुनाव ना करा के वो इलेक्शन जल्दी कराएगी। बीजेपी की जिस तरह से एक्टिविटी बढ़ी है इस बीच में, आप देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष उसके उत्तर प्रदेश में आए, उसकी कार्यकारिणी अचानक से गठित कर दी जाती है और बड़े नेताओं के दौरे एकदम शुरू होते हैं। मैं बीजेपी की बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि विपक्ष मतलब इस समय बीजेपी ही तय करती है चुनाव कब होना है, चुनाव आयोग तय नहीं करता है। उसको हम लोग वैसे भी केचुआ कहने लगे हैं, केंद्रीय चुनाव आयोग, चूना कहने लगे हैं चुनाव आयोग को, चुना आयोग। तो चूंकि अब बीजेपी तय करने लगी है चुनाव कब होता है, तो बीजेपी की एक्टिविटी से एक कन्फर्म हो जाता है कि अब चुनाव यानी कि हो सकता है जल्दी हो जाए। तो चुनाव जल्दी होंगे, लेकिन एक व्यवधान आ गया। बीजेपी की पूरी जो सेटिंग थी, पंचायत चुनाव ना करवा करके वो जो नए जल्दी कराना चाहती थी, लेकिन जो राम मंदिर में जो लूट हुई है, डकैती हुई है, इसने उसका पूरा एजेंडा ख़त्म कर दिया। क्योंकि बीजेपी के लोग ही अब बीजेपी के खिलाफ खड़े हो गए हैं। अब आप देखना, बड़ी रोचक बात, वो कथावाचक जो अघोषित तौर पर बीजेपी के प्रवक्ता बन गए थे पूरे देश में, उनको सबसे पहले तकलीफ हुई। इसलिए नहीं कि उनको राम में आस्था है, इसलिए क्योंकि उन कथावाचकों को ये तकलीफ है कि इस मामले में हमारा हिस्सा तो है ही नहीं है। जिस समय ट्रस्ट बना, उनको उम्मीद थी कि हम लोग बढ़िया से गुलामी कर रहे हैं, पूरे देश में घूम घूम करके प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो हमारा भी कुछ हिस्सा इसमें होगा। अब जब लूट खुल रही है तो उनको लग रहा है कि हमारे लाखों करोड़ों रुपए चले गए, हमें तो कुछ मिला ही नहीं। तो अब वो सनातन बोर्ड की बात कर रहे हैं, शंकराचार्य को रखने की बात कर रहे हैं, ताकि हमारा धंधा कहीं से सेट रहे। क्या नीरज पटेल भी राजनीति में आने वाले हैं? मैं अपने मुंह से क्या कहूं, हालांकि हर कोई मना करता है, लेकिन मैं जिम्मेदारी के साथ ये बार बार कहता हूं और आपसे फिर कह रहा हूं कि एक्टिव पॉलिटिक्स यानी कि चुनाव लड़ने वाली पॉलिटिक्स में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा। मुझे निर्मित करने में मज़ा आता है। हमेशा से मैं तो नीरज जी अभी क्या निर्मित कर रहे हैं, क्या निर्माण कर रहे हैं? मान्यवर कांसीराम साहब के समय मैं बहुत जागरूक नहीं था और बहुजन भी नहीं था, लेकिन अब एक ऐसी पॉलिटिक्स जिसको मैं बहुजन राजनीति कह सकता हूँ, उसको निर्मित होते हुए देख रहा हूँ, चंद्रशेखर आज़ाद की पॉलिटिक्स। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि फ़िलहाल के नज़रिए से आप देखें तो आप कहेंगे कि भाई आप बीजेपी की जो नफरत की राजनीति उसको पसंद नहीं करते, तो आप कांग्रेस को पसंद करिए, आप समाजवादी पार्टी को पसंद करिए। ऐसा क्या है कि भाई एक सांसद वाली पार्टी में आपको क्या दिख रहा है? एक सांसद वाली पार्टी में मुझे विचारधारा दिख रही है। देखिए, अचानक से पीडीए की बात करते करते कोई व्यक्ति अचानक से कभी शंकराचार्य के चरणों में बैठ जाता है, अचानक से कभी शंकराचार्य के चरणों में बैठ जाता है, अचानक से वो व्यक्ति बात करते करते मैं अम्बेडकरवादी हूँ और ये हूँ, अचानक से कहीं माथा रंगे नजर आ जाता है। तो मैं इसमें मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि मैं पत्रकार से ज़्यादा एक विचारक टाइप का व्यक्ति हूँ। पत्रकार का क्या होता है, छोड़ो यार, अपने को क्या लेना देना, अपने को माइक अड़ाना है और सवाल करना है, चाहे तुम माथा रंगो चाहे न रंगो। लेकिन चूंकि मैं विचारधारा को लेकर शुरू से चलने वाला व्यक्ति हूँ, तो एज ए जर्नलिस्ट तो मैं सबको कवर करता हूँ, लेकिन ये कहने में मुझे कोई संदेह नहीं है कि मैं जिस तरह की पॉलिटिक्स होते देखना चाहते थे वो पॉलिटिक्स इस समय चंद्रशेखर आज़ाद आप पर आरोप ये भी लगता है कि आप सिर्फ आज़ाद समाज पार्टी की रैली में जाते हैं, बीएसपी की रैली नहीं कवर करता है, ऐसा? ये बिल्कुल फैक्ट है और पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, नहीं कवर करूँगा। अच्छा, क्यों? मैंने फिर आपसे क्या कहा, सिर्फ एक पत्रकार के तौर पर कि भाई मुझे सब कवर करके ऑडियंस पाना है,
तो आप सबको दिखाएंगे। लेकिन जब आप ये बात करते हैं कि हम विचार के साथ जाएंगे, मैं स्वामी प्रसाद मौर्य को कवर करता हूँ, जबकि हैसियत नहीं है, मतलब हैसियत कहने का मतलब कि उतना बड़ा जनाधार नहीं है इस समय, उतनी बड़ी पार्टी नहीं है। मैं पल्लवी पटेल को कवर करता हूँ, जबकि इतनी बड़ी पार्टी वो नहीं है। मैं कांग्रेस के राजेंद्र पाल गौतम को भी कवर करता हूँ, सीधे तौर पर कांग्रेस नहीं, लेकिन राजेंद्र पाल गौतम चूँकि विचारधारा की बात करते हैं तो मैं उनको भी कवर करता हूँ। लेकिन बहुजन समाज पार्टी में आप बताइए, बहुजन समाज पार्टी के मंच पर शंख बजने लगे। बहुजन समाज पार्टी हमारे बुंदेलखंड में पहला कैंडिडेट जो घोषित करती है वो ब्राह्मण को घोषित करती है। मुझे ब्राह्मण या ठाकुर से कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन जिस तरह की राजनीति आप लेकर के आए थे वो मंच आपके बदल गए हैं। आपका मन कब व्यथित हुआ बीएसपी से? जब वो पॉइंट है, अगर सीधे तौर पर कहें, जिस समय बहुजन हिताय बहुजन सुखाय से सर्वजन हो गया था, उसी समय मुझे क्लियर कट हो गया था कि अब बहुजन समाज पार्टी में बहुजन वाला वो कॉन्सेप्ट नहीं रह गया। एक बात। दूसरी बात, बहन जी जब हाथ में त्रिशूल लेकर के, गणेश लेकर के खड़ी हो गई थी, तो ये अन्य पार्टियों की तरह आप भी हो ना, तो अब विचार के आधार पर कैसे हम आपको अपना माने? तो कोई कितना भी आरोप लगा ले। अभी तो मानवर कांशीराम जी को आदर करती हैं, सम्मान करती हैं, बाबा साहब की मूर्तियां लगाई, पार्क बनवाए, बहुत सारे काम किए। हाँ बिल्कुल किए। तो इस आप एक चीज़ ये बताइए, इन कामों को कौन डिनाई कर रहा है? इन कामों के तौर पर हम लोग सपोर्ट करते थे ना, हम सब बसपा में वोट करते थे। ऐसा थोड़ी कि नहीं किया है कि अचानक से आज आलोचना करने आ गए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति 10 मैच में शतक मार रहा है, मान लीजिए, तो वो अगले 25 मैच में शतक नहीं मार रहा, कब तक खिलाएंगे आप टीम में? कब तक सिलेक्ट करेंगे ये सोचते हुए कि बड़ा खिलाड़ी है? मतलब कि बड़ा सुपरस्टार है तो उसे फिल्में हिट देते रहना है? नहीं, फिल्में हिट नहीं देते रहना है, लेकिन जिस तरह की उसकी इमेज थी, आप अंतर समझिए। वो जिस तरह की फिल्में कर रहा था, उसका ऑडियंस बना था, वो उसी तरह की तो फिल्में करेगा। वो ऐसा मतलब न्यूड होकर के थोड़ी नाचने लगेगा, उसकी अगर फिल्में नहीं हिट होंगी तो। मतलब समझ रहे हैं मेरा कहने का? आप अपने विचार पर टिके रहिए, आप फिल्में हिट दे पाए ना दे पाए, जब विचार ही खत्म हो गए तो फिर अब बात आपको लोग कहेंगे कि आप तो बसपा को मतलब खत्म करना चाहते हैं। कुछ भी कहें, मैं खत्म क्या करना चाहता हूँ? मेरे आलोचना से पहले वो जीरो पर पहुँच गई है। लोकसभा चुनाव में मेरे कहने पर थोड़ी बसपा जीरो हुई है। और चंद्रशेखर का रोल है खत्म करने में? कुछ चंद्रशेखर का कोई रोल नहीं है, कोई किसी को खत्म नहीं करता है। चंद्रशेखर अपनी राजनीति कर रहे हैं, उस राजनीति में वो जो कुछ गेन कर रहे हैं उससे अगर किसी को नुकसान हो रहा है उसको कोई खत्म होना कह ले। खत्म होना ये होता है, मुझे एक स्टेटमेंट बता दीजिए, चंद्रशेखर आज़ाद जो आज तक बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ या बहन जी के खिलाफ मंच पे बोले हों, इसका मतलब उद्देश्य खत्म करना नहीं है, इनके बढ़ने से कोई खत्म हो रहा। अब जैसे आज इन्होंने एक मुस्लिम समाज के बड़े नेता को ज्वाइन कराया, अब कोई कह ले कि सपा को खत्म कर रहे हैं। कोई खत्म नहीं करता किसी को। सबके आपके बसपा के पास संसाधन भी है, पैसा भी है, पुराने नेताओं की बड़ी फौज भी है। आप खत्म कैसे हो रहे हो? इसका मतलब आप काम ठीक नहीं कर रहे थे, इसलिए लोग चंद्रशेखर की तरफ देख रहे हैं। जैसे मेरे 17 लाख सब्सक्राइबर हैं, कोई यूट्यूबर जिसके 150 सब्सक्राइबर हैं, समझिएगा, और वो मेरे पैरेलल लखनऊ में आकर के मैं उसके खिलाफ ये बयान देने लगूं कि यार ये मुझे खत्म कर रहा है, इसका मतलब मैं काम ईमानदारी से नहीं कर रहा था, तब तो उसके तरफ लोग जाएंगे देखने के लिए। मैं अगर अपना काम ईमानदारी से कर रहा हूँ तो मेरे दर्शक क्यों घटेंगे? लेकिन बहन जी तो कभी नाम नहीं लेती हैं चंद्रशेखर जी का। नहीं, नाम ना लेकर के बहुत कुछ कह देती हैं, लेकिन बहन जी छोड़िए, बहन जी के अलावा इस समय उनके एक भतीजे भी हैं, उनकी पहचान यही है कि वो भतीजे हैं। अगर भतीजे नहीं होते तो उनकी ये पहचान नहीं होती, इसमें कोई बट नहीं है। चंद्रशेखर आज़ाद और आकाश आनंद में बड़ा अंतर है। मैं जिस तरह की पॉलिटिक्स को पसंद करता हूँ, ये व्यक्ति अपने दम पर डेवलप हुआ है, मतलब समाज के दम पर। एक प्राइमरी मास्टर का बेटा लड़ करके, संघर्ष करके, जेल जा करके, लाठियाँ खा करके निर्मित हो गया। मैं भी इसी तरह का व्यक्ति हूँ। नीरज जी, उन लोगों को क्या कहेंगे जो कहते हैं कि चंद्रशेखर तो बीजेपी की बेटी में, शाह ने इसको खड़ा किया? दो चीज़ें, किसी महिला के चरित्र पर सवाल उठाना, कोई भी महिला एक्टिव है उसको आप चरित्रहीन कह दीजिए, कोई भी व्यक्ति समाज में सक्रिय हो रहा है उसको आप किसी की भी टीम कह दीजिए। अब आप देखना विडंबना, बीजेपी वाले कहते हैं कि प्रियंका गांधी मिलने जाते हैं तो कांग्रेस की भी टीम है, कांग्रेस वाले कहते हैं कि बीजेपी की भी टीम है। चंद्रशेखर आज़ाद को छोड़ दीजिए, ये एक देश की बड़ी राजनीति कर रहे हैं, मैं तो राजनीति नहीं कर रहा। मैं जब बसपा की आलोचना करता हूँ तो मैं चंद्रशेखर का एजेंट हूँ, मैं जब बीजेपी की आलोचना कर देता हूं तो मैं कांग्रेस का एजेंट हूं, जब कांग्रेस पर सवाल उठा देता हूं तो मैं सपा का एजेंट हूं, जब सपा पे उठा देता हूं तो फिर मतलब मुझे आज तक समझ में नहीं पाया कि मैं एजेंट किसका हूं। तो एक बात बताइए, चंद्रशेखर को तो बी टीम नहीं कहेंगे, लेकिन क्या बहन जी को जो लेबल लगाया जा रहा है वो सही है? मैंने अपनी आंखों से तो देखा नहीं, मैं वही चीज़ कहता हूं जो, लेकिन परिस्थिति जन्य साक्ष्य कुछ कहते हैं
परिस्थिति ने साक्ष्य। जो इधर कार्यक्रम हुआ लखनऊ में, उस कार्यक्रम में समझिएगा इस बात को बहुत गूढ़, अगर चंद्रशेखर भाई किसी भी मंच पर आते ही सबसे पहले ये तारीफ़ करते हैं कि मैं योगी सरकार का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे लखनऊ में बहुत अच्छी व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई। समझिएगा, अगर वो ये कहते हैं कि मैंने बहुत अच्छी व्यवस्था उपलब्ध कराई, तो इसका मतलब कि कुछ साठगांठ चल रही है। लाखों की भीड़ इकट्ठा हुई। बहन जी ने बहुत सालों से रैली नहीं बुलाई थी। लोगों के अंदर वो था कि चलो जोश आया कि बहन जी ने रैली बुलाई है। रैली में आते ही आप तीसरी चौथी लाइन में योगी सरकार का नहीं, बीजेपी का नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद दे रही हैं। लेकिन सरकार बोला था ना सर, अवॉइड किया जा सकता था, अवॉइड नहीं किया जा सकता था। अगर आप किसी के साथ अपना, लाखों की भीड़ आई थी, लाखों बिल्कुल आई थी, सहमत हूँ इससे। नहीं तो बहन जी के पास आज भी लाखों की भीड़ है, कौन इग्नोर कर सकता है। वो लोग, बहन जी क्या करें कि उनको फिर से वही पावर मिले? अब मुश्किल है, सिर्फ एक ही तरीका है, सिर्फ एक ही तरीका है जो संभव नहीं है। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की लाइन पर जाना। मान्यवर कांसीराम साहब जिस तरीके से पिछड़ों का, दलितों का, मुस्लिमों का और बकाया अल्पसंख्यकों का, वंचितों का गठजोड़ बना रहे थे, उस गठजोड़ को अब आपके यहाँ संभव क्यों नहीं है बता देता हूँ। जो रैली हुई, मंच पर स्थिति देखिए, बहन जी थी, मंच पर स्थिति क्या थी, बहन जी थी। बहन जी के बगल में कौन थे? भाई। बहन जी के बगल में भाई आनंद, आनंद के बगल में भतीजा आकाश आनंद, आकाश आनंद के बगल में सतीश चंद्र मिश्रा, सतीश चंद्र मिश्रा के बगल में उनके एकमात्र राजपूत विधायक, ठीक है। लास्ट में जाकर के पाल साहब प्रदेश अध्यक्ष। इस कॉम्बिनेशन में कहाँ बहुजन है बताओ ना आप, इस कॉम्बिनेशन में कहाँ बहुजन रह गया है? तो जब, और मंच पर भी आपने कहा कि मैंने, ये विधायक उनका नाम याद नहीं आ रहा जो एकमात्र विधायक हैं उनके, उमाशंकर सिंह, मंच पर भी कहा उमाशंकर जी को खड़े करके मैंने इनको जिम्मेदारी दी है कि आप राजपूत समाज को पार्टी से जोड़िए। सामने फिर सतीश चंद्र मिश्रा और उनके बेटे की तारीफ आप करती हैं। ये थोड़ी मैं कह रहा हूँ कि ब्राह्मण को इग्नोर करके चलना है, लेकिन जो स्थान वहाँ पर बहुजन का था वो स्थान क्या अब रह गया है? मेरा बस यही एक सवाल है। हाँ, तो इसमें कोई आलोचना करे, अनसब्सक्राइब कर दे, गालियाँ बके, आई डोंट केयर, मैं चिंता कभी नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है कि मैं अगर कहीं पर हूँ तो अपनी क्रेडिबिलिटी, अपना पैसा, अपनी हैसियत लगा कर हूँ, किसी के दम पर नहीं। अब लास्ट सवाल, अभी चंद्रशेखर जी ने कहा है कि 5 कालीदास मार्ग पर कौन बैठेगा ये डिसाइड आज़ाद समाज पार्टी करेगी। हाँ, ठीक है, हर पार्टी जो राजनीति में है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष को ये कहने का हक है, क्योंकि वो जिस तरह का माहौल देखता है। लेकिन एज ए जर्नलिस्ट मैं ये नहीं कह सकता, पत्रकार की हैसियत से मैं नहीं कह सकता, मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ। उनको लगता होगा ऐसा तो उन्होंने ये बात कही। अब वो किस आधार पर कह रहे हैं, उनकी क्या तैयारियां हैं, वो तो वही बेहतर जान सकते हैं। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ, मैं इस वजह से आज़ाद समाज पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ कि आज़ाद समाज पार्टी 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में सत्ता में आ जाएगी। सिर्फ एक वजह से कर रहा हूँ, सत्ता में कब आएगी नहीं आएगी मुझे नहीं पता, लेकिन जब तक विचारधारा है तब तक सहयोग करूँगा। अगर विचारधारा बदल करके भी सत्ता आएगी तो विरोध करूँगा, विरोध करेंगे। अगर चंद्रशेखर बीजेपी के साथ गए उसी दिन आप छोड़ देंगे साहब? पूरा, इसमें कोई बट है ही नहीं है ना, नहीं, कोई बट नहीं है इसमें मतलब पूछने की जरूरत ही नहीं है। प्रॉमिस कर दिया आपने? नहीं, ये प्रॉमिस की, भाई नेता तो हूँ नहीं कि मेरा प्रॉमिस ले रहे हैं। आपको बहुत लोग देखते हैं, सुनते हैं, इसलिए बोला। तो जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। और मुझे जो लोग वास्तविक में देखते हैं कि ये हमारा भाई बोल रहा है, तो उनको ये पहले से पता है इस बात का उत्तर कि सबसे पहला सवाल मेरा ही होगा। चलिए, बहुत और ये मुझसे नहीं, आप कभी चंद्रशेखर भाई से पूछिएगा इस बात को कि आप डिस्टर्ब होंगे तो सबसे पहले कौन आपसे सवाल करेगा, वो बता देंगे कि कौन करेगा। सबसे बड़े कांटा भी हैं और फूल भी हैं, कोई इसमें बट। ठीक है, शुक्रिया। तो ये नीरज पटेल जी हैं। नीरज पटेल जी ने विभागीय से सारी मुद्दों पर बात की, और जो विचारधारा होती है, कह रहे हैं विचारधारा के साथ हमें रहना है। बीएसपी के बारे में भी इन्होंने टिप्पणी की, एएसपी के बारे में भी अपने विचार प्रस्तुत किए। इनके विचार आपको कैसे लगे? प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।